Good morning, dear students and all the viewers. Welcome to my YouTube channel Resonance Tech Classes. I am Pradeep Kumar Kushwaha, an English teacher. In this channel, I regularly upload new videos for class 6 to class 12 Hindi and English medium, and there I teach English language, English literature, general English grammar, and also competitive videos of other subjects. So, my dear students, if you want to receive my videos regularly, then subscribe my channel. If you found my videos useful, then like and share my videos to your friends and suggest them to subscribe my channel. Okay, students, let's go to watch the video of the day. Hello students, I am again present with you with a new video of intermediate English prose. The first chapter, A Girl with a Basket. Let's read first about the author. William C. Douglas was a great judge of Supreme Court of America. विलियम सी डगलस अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, एक न्यायाधीश थे. ही ट्रेवल्ड वाइडली अक्रॉस द वर्ल्ड. उन्होंने संसार का भ्रमण किया था. ही हैड ग्रेट अफिनिटी टूवर्ड एशियन कंट्रीज़. एशियन कंट्रीज़ के प्रति उनका अधिक आकर्षण था. एशियन देशों की तरफ उनका अधिक आकर्षण था. ड्यू टू हिज ईगरनेस ऑफ मीट डिफरेंट मेन एंड वुमेन ऑफ डिफरेंट रीजन. भिन्न भिन्न क्षेत्र के, भिन्न भिन्न जाति के, धर्म के मेन एंड वुमेन, महिला और पुरुष से मिलना. ड्यू टू हिज ईगरनेस, इनकी इस उत्सुकता के कारण, अर्थात इनकी उत्सुकता थी कि डिफरेंट रीजन्स के मेन और वुमेन से वो मिलें. इसी कारण से इन 1950 ही विजिटेड इंडिया. 1950 उन्होंने भारत का भ्रमण किया. कहा गया है यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं में हमारा देश एक है, एक है. ही वॉज स्टर्न सपोर्ट ऑफ लेबर क्लास एंड डाउन ट्रोडन पीपल. कहते हैं ही वॉज स्टाउन सपोर्ट, कहते हैं वह कट्टर सपोर्टर थे लेबर क्लास के लोगों के, एंड डाउन ट्रोडन पीपल, और दलित लोगों के. कहते हैं कि वह दलित लोगों के लिए और लेबर क्लास लोगों के लिए कट्टर समर्थक थे, कट्टर सपोर्टर थे. उनकी हमेशा हेल्प करने को तैयार रहते थे. फिर देखते हैं और इसमें लिखा गया है उनके बारे में. He was a town supporter of labor class and downtrodden people. वह लेबर और शोषितों के प्रति बड़े सपोर्टर थे, हमेशा उनके प्रति हेल्प करने को तैयार रहते थे, कट्टर सपोर्टर थे. और हिज राइटिंग और स्प्रेड ओवर, कहते हैं हिज राइटिंग और स्प्रेड ओवर अ वास्ट कैनवास ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़. कहते हैं हिज राइटिंग, उनके लेख, और स्प्रेड, विस्तृत हैं, ओवर अ वास्ट कैनवास ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर. कहते हैं वास्ट कैनवास, एक विस्तृत प्रतिबिंब के रूप में. कहते हैं उनकी रचनाएं, उनके लेख सामाजिक और राजनीति के प्रतिबिंब को दर्शाती हैं. उस समय के सामाजिक स्थिति, उस समय की राजनीतिक स्थिति का एक मानचित्र दर्शाती हैं, एक चेहरा दर्शाती हैं. उनकी रचनाओं में आप देख सकते हैं कि उस समय की स्थिति क्या थी, लाइव चित्रण करते हैं वो. He was very much concerned about the welfare of refugee all over the world. He was very much concerned, उनकी बहुत अधिक इच्छा थी about the welfare of refugee all over the world. संसार के सभी शरणार्थियों के वेलफेयर के लिए, उनके सुधार के लिए वे पूरी कोशिश करते थे. उनकी पूरी इच्छा थी कैसे संसार में जो रेफ्यूजी चिल्ड्रंस हैं, रेफ्यूजी लोग हैं, भिन्न भिन्न देशों में जाकर रहने लगे हैं, उनकी स्थिति खराब है, वो उनकी हेल्प करना चाहते थे, उनकी मदद करना चाहते थे. जिस कारण से वो 1950 में आफ्टर बिकम
इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो इंडिया में विजिट करने आए थे, यह देखने आए थे कि आफ्टर गेटिंग फ्रीडम व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द इंडियन पीपल एंड हाउ आर द फीलिंग आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट. नाउ about the lesson. Now about the lesson. The lesson A Girl with a Basket is a genre of reminiscences. कहते हैं The lesson A Girl with a Basket is a genre of reminiscences. Lesson A Girl with a Basket जेनेयर है, एक शैली है, रेमिनिसेंस स्मृति की. कहते हैं यह पाठ अ गर्ल विथ अ बास्केट स्मृति की एक शैली है. कहते हैं लेसन का यह पाठ स्मृति रेमिनिसेंसेस शैली है, जेनेयर रेमिनिसेंसेस स्मृति है, जेनेयर शैली. कहते हैं लेसन 1 चैप्टर अ गर्ल विथ अ बास्केट स्मृति की एक शैली है. और इन दिस आर्टिकल द ऑथर राइट्स हिज मेमोयर व्हेन ही विजिटेड इंडिया. कहते हैं जब राइटर भारत में विजिट करने आते हैं तो वह उस समय की वर्तमान स्थिति का वर्णन करते हैं. हियर ही मेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. कहते हैं वह यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं. बट ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड, लेकिन वह बहुत अधिक प्रभावित होते हैं बाय ए रेफ्यूजी गर्ल, एक शरणार्थी बच्ची से, नॉट मोर देन 9 years old, जो कि 9 years old से अधिक नहीं थी. वो एक 9 वर्ष की बच्ची से मिलते हैं जब वो इंडिया विजिट पे आते हैं और वो उससे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं. द रेमिनिसेंट वाज ग्रेटली ओवरवेल्म्ड बाय द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. कहते हैं वो द रेमिनिसेंस, यह स्मृति वाज ग्रेटली ओवरवेल्म्ड, उन्हें बहुत अधिक प्रभावित करती है, उनको वशीभूत कर लेती है बाय द कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इस भारत उपमहाद्वीप भारत के. कहते हैं इस उपमहाद्वीप भारत के जो स्मृति चित्रण है वह उन्हें बहुत अधिक प्रभावित करती है. जो वहाँ का कल्चरल हेरिटेज है, वहाँ का जो सांस्कृतिक विरासत है, उससे वो बहुत अधिक प्रभावित होते हैं. फिर कहते हैं द ऑथर हिमसेल्फ वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, लेखक स्वयं बहुत अधिक प्रभावित थे बाई कैचिंग अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के उस ग्लिम्स, उस झलक को जो कि वार्म सोल, गर्मजोशी से भरा हुआ था. अर्थात एक छोटी बच्ची के अंदर वो ईमानदारी को देख करके लेखक पूरे भारत की झलक देख लेते हैं. उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है जब छोटी दैट वाज इन द स्टारवेशन, जो कि भूखमरी की कगार पर थी, उसको देख करके उसके अंदर अभी भी आत्मसम्मान है, रेस्पेक्ट है. जब छोटे बच्चे के अंदर इस प्रकार की भावना होती है जो कि उन्हें कल्चरल हेरिटेज, विरासत के तौर पर उनको प्राप्त हुई है संस्कृति, जब छोटे बच्चे के अंदर ये भावनाएं हैं तो बड़े बुज़ुर्ग जिन्होंने छोटे बच्चों को वो संस्कार दिया है तो विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो कितने अच्छे और कितने ईमानदार होंगे. इसलिए फाइनली वो कहते हैं लास्ट में कि दैट इज़ वाई आई हैव बिकम लव्ड विद द पीपल ऑफ इंडिया एंड द कंट्री इंडिया. कहते हैं इसी कारण से मैं भारत और भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह करने लगा हूँ, क्योंकि ये इनोसेंट हैं, बहुत सीधे साधे हैं, निर्दोष हैं, जो उचित है, जो सत्य है, अपनी पुरानी परंपराओं को मानने वाले हैं और धर्म और सही राह पर चलने वाले हैं. आइए हम लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं. वो इंडिया विजिट पर आए थे 1950 में. उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है उस समय भारत की स्थिति कैसी थी, यहाँ के लोग कैसे थे और यहाँ के लोग अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे. आफ्टर बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट वो अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे और बहुत सारे
रिफ्यूजी पीपल पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया गए थे, और उस समय उनकी स्थिति क्या थी, वो किस प्रकार से रहते थे, भोजन कैसा करते थे, रहन सहन कैसा था, ऐसा क्या था उनके जीविकोपार्जन का माध्यम, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। विलियम सी डगलस जी कहते हैं, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालयाज़। हिमालय जाने के लिए मैं दिल्ली से आगे बढ़ा। कहते हैं कि हिमालय जाने के लिए, हिमालय की ओर बढ़ते हुए हिमालय जाने के लिए मैं दिल्ली छोड़ चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मुझे बरेली तक ट्रेन से जाना था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और फिर कार से रानीखेत तक जाना था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो कि एक पुराना पहाड़ी छावनी थी अंग्रेज़ों की। कहते हैं जो कि अंग्रेजी सेना की पुरानी पहाड़ी छावनी थी, और लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रेंज अपोजिट अ 120 माइल्स स्ट्रेच स्नो कैप्ड हिमालय। कहते हैं कि उन्हें हिमालय के सामने एक 6000 फुट ऊंची पर्वत श्रेणी पर स्थित उस स्थान तक जाना था। उन्हें जहां पर जाना था, जो कि लगभग 6000 फीट की ऊंचाई थी, और ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन था, और हिमालय से लगभग 120 माइल की दूरी तक फैला हुआ हिमालय, उसके अपोजिट साइड लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर उस चोटी पर उनको जाना था। रेंज मीन्स होता है चोटी। 6000 फीट की ऊंचाई पर उस चोटी पर जो ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन था, वहाँ पर उनको जाना था। द ट्रेन वाज स्लो। ट्रेन बहुत धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और वह हर स्टेशन पर रुकती थी। कहते हैं जिस ट्रेन से वो सफ़र कर रहे थे, जिस ट्रेन से उनको बरेली जाना था, दैट वाज अ स्लो मूविंग ट्रेन, दैट वाज अ पैसेंजर स्लो मूविंग ट्रेन थी, बहुत धीरे चलने वाली ट्रेन थी जिससे उनको सफ़र करना था। और कहते हैं एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक रुकावट पर, अर्थात जहाँ पर ट्रेन रुकती थी, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं तुरंत ही अपने कंपार्टमेंट का डोर ओपन करता था, एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर चलने लगता था। द ट्रेन वॉज पैक्ड। द ट्रेन वॉज पैक्ड। वह ट्रेन भरी हुई थी। किन लोगों से? द प्लेटफॉर्म वॉज पैक्ड विथ पीपल। प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। कहते हैं इन लोगों से प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। किन लोगों से? सिख लोगों से, मुस्लिम लोगों से, हिंदू लोगों से, सोल्जर्स से, मर्चेंट व्यापारियों से, प्रीस्ट पुजारियों से, पोर्टर्स से, बेगर्स भीख मांगने वालों से, और हॉकर लोगों से, फेरी वालों से। इन लोगों से पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, और लगभग सब के सब नंगे पैर थे, खाली पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गॉर्मेंट्स, और उन्होंने लूज वाइट गॉर्मेंट्स पहना हुआ था, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। और फिर कहते हैं आई वुड आस्क्ड एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैं कम से कम 3 लोगों से बात कर पाता था, 3-4 लोगों से बात करता था। देन आई कुड फाउंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तब जा कर के कोई एक व्यक्ति मिलता था जो मुझसे इंग्लिश में बात कर सकता था। आई वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, मैं संसार के मामलों में बात करता था। एंड एवरी मेजर टॉपिक्स द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और दिन भर की जो मुख्य घटनाएं थी, उन घटनाओं के बारे में भी, मुख्य घटनाओं के बारे में भी मैं लोगों से चर्चा करता था। मैं जब लोगों से मिलता था प्लेटफार्म पर, मैं हर प्लेटफार्म पर उतरता था जहाँ पर भी ट्रेन रुकती थी, मैं हर स्टेशन पर उतरता था और कुछ लोगों से बातचीत करता था। उनमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता था जो मुझसे इंग्लिश में बात कर सकता था। मैं उससे
संसार के विषय में बात करता था और उस दिन के जो मेजर टॉपिक्स होते थे न्यूज़ में, उन विषयों पर भी मैं लोगों से बात करता था। इन दिस वे, कहते हैं, इन दिस वे, इस प्रकार से आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार से मैं राष्ट्र के नब्ज़ को जानने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियंस, उनकी राय को जानने की कोशिश कर रहा था। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, ऑफिशियल एटीट्यूड्स और रिपोर्ट्स के लिए, अर्थात उनकी अपने देश के प्रति क्या क्या व्यवहार है, क्या रवैया है, या ये क्या सोचते हैं देश के बारे में, इस प्रकार से मैं उनसे प्रश्न पूछ करके राष्ट्र की भावनाओं को जानने का प्रयत्न कर रहा था। मैं यह जानने का प्रयास कर रहा था कि जनता की सरकार के दृष्टिकोण में क्या सूचनाएं हैं। मैं उसकी तुलना करना चाह रहा था कि लोग जो फीलिंग्स रखते हैं वास्तव में सरकार वही सूचना दे रही है या नहीं दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार की सूचनाएं दूसरी हैं और आम जनता कहीं और त्रस्त है, परेशान है। तो वह दोनों को कंबाइन करना चाहते थे। जो न्यूज़ थी, जो समाचार थे, जो वर्ल्ड करंट अफेयर्स थे, जो वर्ल्ड के मामले थे, देश का मामला था, उससे और उस समय की स्थिति का सही आकलन करना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, वह रूट, वह रास्ता जिस रास्ते से होकर के विलियम सी डगलस जा रहे थे, वो भारत का एक उपजाऊ मैदान था, उपजाऊ क्षेत्र था। और दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, कहते हैं दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, यह ऊपरी गंगा का समतल मैदानी भाग था। कहते हैं कि जिस रास्ते से होकर मैं जा रहा था, यह मार्ग भारत के सर्वाधिक विकसित कृषि क्षेत्रों में से एक था और यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था। यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था और थाउजेंड्स फीट एबव सी लेवल बाई ट्रॉपिकल, कहते हैं कि समुद्र तल से 1000 फुट ऊंचा होने पर भी काफ़ी गर्म था। सब ट्रॉपिकल था, काफ़ी गर्म था। फिर बात करते हैं, ट्रॉपिकल था, गर्म था। गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा ब्राउन सिल्ट में थी। गंगा मटमैले कलर में दिखाई पड़ रही थी। और कैसी थी? सोलन विथ फ्लड वाटर्स, और वह बाढ़ के पानी से उफन रही थी। बाढ़ के पानी में तेज पानी की उफान आ रही थी, तेज पानी की लहरें आ रही थी। और इट ओवरफ्लो इनअंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एरियाज ऑफ राइसेस, और कहते हैं इसके बाढ़ के पानी में हजारों एकड़ चावल के खेत डूबे हुए थे। इस उफान में, गंगा नदी के तेज बहाव में हजारों हेक्टेयर, हजारों क्षेत्र, हजारों बीघे कह सकते हैं, या हजारों एकड़ चावल के खेत या धान के खेत डूबे हुए थे। और टू द नॉर्थ वेयर जंगल, नॉर्थ की दिशा में, उत्तर की दिशा में जंगल ही जंगल थे। उत्तरी दिशा में जंगलों का विस्तार था। और ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड, कहते हैं कि अविच्छिन्न रूप से, अर्थात दूर दूर तक, जहाँ तक दृष्टि पहुँच रही थी, लंबी लंबी घासें फैली हुई थी। और क्या था? लंबी लंबी दूर तक घासें फैली हुई थी और उनमें हेड ब्रोकन एक्सपेक्ट फॉर अ ओकेजनल क्लम्प, और जिनकी ऊंचाई आदमी के सिर से भी अधिक ऊंची थी। जो ऊंची ऊंची घासें थी, उन घास की ऊंचाई इंसान के सिर से भी ऊंची थी, अर्थात एक इंसान उसमें आसानी से ढक सकता था। और क्या था? और था उसमें फॉर ओकेजनल क्लम्प्स ऑफ ट्रीज, और वहाँ पर बीच बीच में कुछ बड़े पेड़ों के झुरमुट भी थे, पेड़ों के झुंड भी थे। और क्या था वहाँ पर? द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पैथन्स, कोबराज, हाँ कोबराज, या उस जगह पर, उस जंगली मैदान, उस जंगली क्षेत्र में जहाँ पर ऊंची ऊंची घासें थे इंसान के सिर के बराबर, और कहीं कहीं पर झुंड में पेड़ों के ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पेड़ों के झुरमुट भी दिखाई दे रहे थे। उन्हीं स्थानों पर टाइगर्स
टाइगर्स लोगों ने अपने घर बना लिए थे, एलिफेंट्स भी वहीं पर रहते थे, पाइथन अजगर भी वहीं रहते थे, एंड कोबराज, और कोबरा भी उसी में रहते थे। तो बड़े बड़े जंगली जानवर उसी जंगल में रहने लगे थे। कहते हैं वेरीवर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, दूर दूर तक देखने में केवल सपाट मैदानी भाग ही दिखाई पड़ता था, जो दूर 36 तक फैला हुआ था। फिर कहते हैं हॉरिजन मीन्स क्षैतिज दिशा में, जो दूर अदृश्य भाग तक फैला हुआ था, बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियान ट्री, लेकिन कहीं कहीं पर डॉटेड बिंदुमान था, हियर एंड देयर यहाँ और वहाँ। कहते हैं डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन यहाँ वहाँ पर बिंदुमान था क्या? सैक्रेड बनियान ट्री, पवित्र बरगद का पेड़। उस मैदानी भाग में, उस जंगल में कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के पेड़ भी दिखाई दे रहे थे। बाई रोज ऑफ पाका ट्री, और एक कतार में पाका ट्रीज, पाका ट्री एक जंगली पेड़ होते हैं, पाका ट्रीज भी दिखाई दे रहे थे, एक लगातार एक शेप में, शेप्ड लाइक ए इल्म, जैसे कि चिराबेल के पेड़ की तरह हो, और हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, जिनकी शाखाएं मुड़ी हुई थी और मोटी थी। ऐसे बड़े बड़े बरगद के पेड़ भी दिखाई दे रहे थे। हॉट हमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रंट ऑफ द साउथ वेस्ट, और कहते हैं हॉट और हमिड एयर, कहते हैं हॉट गर्म और नम हवाएं, मूविंग इन फ्रंट ऑफ द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट की तरफ से आती हुई दिखाई पड़ रही थी। कहते हैं साउथ वेस्ट की तरफ से तेज हवाओं के झोंके आते हुए महसूस हो रहे थे। और क्या हो रहा था वहाँ पर? मंकीज, बंदरों ने, सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज क्लाइंगिंग टू देम एंड राइडिंग अनबीनीथ। कहते हैं मंकीज, बंदरों ने, बंदरों के झुंड ने, और सम ऑफ देम मदर्स, उनमें से उनकी कुछ माएँ, विद बेबीज़, अपने बच्चों के साथ, क्लाइंगिंग्स, उनको चिपकाए हुए थी, टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, और उन्हीं पेड़ों के नीचे से होकर के वो इधर उधर घूम रही थी, और स्वंग ऑफ, उछल रही थी, ट्रीज, पेड़ों पर, एट द स्टेशन, उसी स्टेशन पर, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। कहते हैं जिस प्लेटफार्म पर वो रुके थे वहाँ पर देखते हैं दूर पर कुछ पेड़ थे, बरगद के पेड़ थे और अन्य प्रकार के पेड़ थे, उन्हीं पर कुछ मंकीज़ भी थे, वह अपने बच्चों को अपने पेट में चिपकाए हुए भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। द विलेज वी पास्ड हैड वाज मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डंग। कहते हैं जिस गांव से होकर हम गुज़र रहे थे, कुछ जिस रूट से होकर हम गुज़र रहे थे वहाँ पर कुछ गांव भी दिखाई पड़ते हैं, और वो गांव में जो घर बने थे वो कैसे थे? मेड ऑफ मड, मिट्टी से, मिक्स्ड विथ वाटर, पानी मिला करके, मिट्टी और पानी मिला करके, एंड काउ डंग, और गोबर मिला करके उन घरों को बनाया गया था, लेप किया गया था। और देयर पीक्ड रूफ वेयर थैस्ड। कहते हैं उनकी ऊपरी चोटी थैस्ड, छप्पर से ढका हुआ था। बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बूज पोल स्ट्रेस्ड अक्रॉस द राफ्टर। कहते हैं कि जो ऊपरी छत थी वो छप्पर से बना हुआ था, और घास फूस के बंडल बांस में बांध करके, और उसको राफ्टर, बल्ली के सहारे घर बनाए गए थे। हम लोग देखते हैं जो पुराने, अभी भी कुछ गांव में आपको घर मिल जाएंगे जो पुराने ज़माने के ही हैं, मिट्टी और पानी और गोबर से मिला करके उन घरों को बनाया गया है, और ऊपरी छत अभी भी घास फूस, बांस और बल्लियों से बनाई जाती है। हम लोग अच्छे से अभी भी देख सकते हैं गाँव में जा कर के। दैट डे, उन दिनों, पम्पकिन वेन्स, कद्दू की लताएं, दैट ग्रू ओवर देम वेयर इन ब्लूम, जो कि उसके ऊपर दूर दूर तक फैली हुई थी, वेयर इन ब्लूम, उनमें फूल आ गए थे। और ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्राई वाटर, जो कि उन झड़ते हुए दीवालों पर, अर्थात जो पुरानी दीवार थी उन दीवालों के ऊपर देखने से लग रहा था कि ये उन्हीं पर दूर दूर तक फैले हैं और धारीदार दिखाई दे रहे हैं।
जब वो ट्रेन से चल रहे थे तो उनको वहाँ पर धारीदार दिखाई पड़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। At one station, my routine of talking with the people was interrupted. एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बात करने का सिस्टम इंटरप्टेड प्रभावित हो गया। मेरा दिनचर्या थी, मैं हर स्टेशन पर उतरता था, लोगों से बातचीत करता था, लेकिन इस बार जब मैं एक स्टेशन पर उतरा तो मेरी लोगों से बात करने की दिनचर्या प्रभावित हो गई। कैसे? As soon as I alighted, जैसे ही मैं नीचे उतरा, a group of young children gathered around me. छोटे छोटे बच्चों का समूह मेरे पास इकट्ठा हो गया। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरा तो वैसे ही छोटे छोटे बच्चों का समूह ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर अराउंड मी, मेरे पास छोटे बच्चों का समूह इकट्ठा हो गया। और दे वे आर सेलिंग बास्केट्स हैंड वेवन रीड बास्केट्स विथ सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न। कहते हैं दे वर सेलिंग बास्केट्स हैंड वेव्स, वे हाथ से बने हुए बास्केट्स, रीड बास्केट सरकंडे और इस प्रकार से सरपत से बने हुए बास्केट्स, सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न, साधारण डिज़ाइन और पैटर्न में वे इस प्रकार से हाथ से बने हुए बास्केट्स और फैन बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, उन्होंने उस बास्केट्स को, टोकरी को ऊंचाई पे उठा रखा था और शाउटिंग वर्ड्स, और कुछ कह रहे थे, चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। बट कन्वेइंग मिस्टेकेबली देयर डिज़ायर्स, लेकिन मैं समझ रहा था अनमिस्टेकेबली, बिना गलती के, देयर डिज़ायर, उनकी भावनाओं को। मैं उनके शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, वो किस भाषा में बात कर रहे थे मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैं उनकी भावनाओं को समझ पा रहा था कि वो कहना क्या चाहते हैं। टोकरी लिए हुए हैं और स्टेशन पर भटक रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं, अर्थात दे आर ट्राइंग टू सेल देयर बास्केट्स, वे अपनी टोकरियों को बेचना चाह रहे हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये लोग कौन थे जो मेरे चारों तरफ आकर के इकट्ठा हो गए? ये लोग कौन थे? These were refugee children, ये शरणार्थी बच्चे थे। These were refugee children, वे शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे का डिक्रीड आदेश हुआ, जब इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे का आदेश हुआ, hundreds of thousands of people pulled out their roots, तो हजारों की संख्या में लोग अपने घरों को खो देते हैं, अपने स्थान को खो देते हैं, एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और अपने स्थान को बदल देते हैं। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, कहते हैं 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया था, एंड केम टू इंडिया, भारत आ गए थे। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, धार्मिक पागलपन के कारण। कहते हैं धार्मिक पागलपन के कारण जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय 9 मिलियन पीपल पाकिस्तान छोड़ करके भारत आ गए थे। और दे वेयर पुअर, वे बहुत गरीब थे। दे वेयर पुअर टू स्टार्ट विथ, जब उन्होंने वहाँ से चलना शुरू किया था तो दे वेयर ऑलरेडी पुअर, वे तो पहले से ही गरीब थे। दे वेयर पुअरर, वे और गरीब हो गए। एज दे बिगिन, जब उन्होंने शुरू किया देयर लॉन्ग ट्रिक, अपना लंबा रास्ता, ट्रिक में सफ़र, रास्ता, जब उन्होंने अपना लंबा रास्ता पाकिस्तान से इंडिया की तरफ पैदल मार्च करना शुरू कर दिया, तो वे बेचारे और गरीब हो गए। उनके पास कुछ था नहीं, पहले से भी जो कुछ था, कहते हैं ऑल फॉर दे कुड कैरी, वे जो भी अपने पास रख पाए थे उनमें से वाज अ बिट ऑफ फूड, थोड़ी मात्रा में भोजन था। बिट ऑफ फूड, थोड़ी मात्रा में भोजन था। एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और थोड़े बहुत सामान थे। उन थोड़े बहुत भोजन और सामान को लेकर के उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया और इंडिया की तरफ चल पड़े।
सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, और जल्दी ही वे आउट ऑफ फूड हो गए, उनका भोजन खत्म हो गए। फिर क्या होता है, अ फ्यू डेज आफ्टर स्टार्टेड, वहाँ से चलने से कुछ दिनों के बाद ही दे बिगेन टू फॉल, वे गिरने लगे। बाय द वे साइड, गली के किनारे ही, कहते हैं गली के किनारे ही वे गिरने लगे। कुछ समय के बाद जितना भी सामान लेकर चले थे उतना खर्च हो गया, खत्म हो गया, भोजन पानी खत्म हो गया। अब जहाँ पर भी वे गिरते थे, फ्रॉम द वीकनेस एंड हंगर, कमजोरी और भूख के कारण, कमजोरी और भूख के कारण जहाँ पर भी वो गिरते थे, दे डाइड वेयर दे फॉल, जहाँ पर भी वो गिरते वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती थी। दिस वॉज द pitiest condition of that time, poorest condition of that time when India and Pakistan was parted. आगे बढ़ते हैं। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. वे बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे वे उन्हीं शरणार्थियों के daughters and son थे। They are their parents or relatives had gathered in the cities, setting up stalls, manufacturing simple designs, trying to make a living in markets already overcrowded. They are their parents, कहते हैं वे या उनके माता पिता, और रिलेटिव्स या उनके सगे संबंधी, had gathered in cities, शहरों में आकर के इकट्ठा हो गए थे। और सेटिंग अप स्टॉल्स, उन्होंने भंडारण इकट्ठा कर लिया था। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल डिज़ाइन, हस्त निर्मित साधारण डिज़ाइनों वाली चीज़ों को। और क्या कर रहे थे वो, ट्राइंग टू मेक देयर लिविंग, और अपने जीने की कोशिश कर रहे थे, जीविकोपार्जन के तरीक़ों को खोजने की कोशिश कर रहे थे। इन मार्केट, उस मार्केट में, उस बाज़ार में, ऑलरेडी क्राउडेड, जो कि पहले से भरा हुआ था। तो जब उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया, इंडिया आ गए वे शरणार्थी, तो वे और उनके बच्चे आकर के शहरों में, वे उनके बच्चे और उनके रिलेटिव्स आकर के शहरों में रहने लगे थे। उन्होंने हैंडमेड आर्टिकल्स को बनाए, इकट्ठा किए और उसको उसी शहर में बेचने का प्रयास करने लगे थे, जो कि पहले से ही भीड़ से भरा हुआ था, बाजार से भरा हुआ था। दे लिव्ड इन क्लॉथ्स, वे कपड़ों में अर्थात तंबू बनाकर रहते थे। एंड ग्रास शेड, और घास फूस की छाया बना करके रहते थे। लाइंड, कतारों में, द स्ट्रीट्स, गलियों की, वे गलियों की कतारों में तंबू बना करके कपड़े का या घास फूस की छाया बना करके उसमें अपना जीवन यापन करने लगे थे। द पेरेंट्स एमंग दीज, कहते हैं द पेरेंट्स एमंग दीज, उन लोगों में जो माता पिता थे, उन शरणार्थियों में जो माता पिता थे, हैड बीन accustomed to little all their lives for the annual income, उनकी बहुत थोड़ी इनकम थी, बहुत छोटी इनकम में अपना सर्वाइवल करते थे। एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $1,000 a year, कहते हैं जो एग्रीकल्चर फैमिली से थे उनकी साल भर की इनकम $100 a year, मुश्किल से वो साल भर में $100 कमा पाते थे। जो कुशल लोग थे, जो कुशल कारीगर थे, जो कुशल लोग थे, फैमिली एग्रीकल्चर फील्ड के लोग थे, वे साल भर में केवल $100 ही कमा पाते थे। और द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक 30 cents a day, कहते हैं जो अनस्किल्ड लेबर थे, अकुशल लेबर थे, श्रमिक थे, वे एक दिन में केवल 30 cents, 30 पैसे कमा पाते थे। उस समय डॉलर का पैसे, जिस तरह रुपये का पैसे होता है उसे डॉलर का सेंस होता है, तो 30 cents कमा पाते थे। लेस दैन $2 a week, जो कि एक हफ्ते में $2 से अधिक नहीं था। आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ 1 meal a day, दिन में एक बार ही भोजन करते थे। भोजन में क्या क्या रखते थे, एन ओनियन, एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरी दाल, विथ मिल्क,
मिल्क के साथ, दूध के साथ एक कटोरी दाल और परहैप्स अ बिट ऑफ गोट चीज़, और शायद कभी बकरी के दूध से बना हुआ चीज़, पनीर खा पाते थे। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट, नो मीट। वो इतने गरीब थे कि उन्हें कभी कॉफ़ी या चाय नसीब नहीं होता था। नो फैट, वसा या घी या मक्खन भी नहीं खाते थे। नो स्वीट्स, कोई भी मिठाई नहीं खाते थे। और नो मीट, कोई किसी भी प्रकार का मीट या मांस भी नहीं खा पाते थे। $100 a year is not $2 a week। $100 एक साल में, एक सप्ताह में केवल $2। yet even that small yet even that small amount he hard is hard to earn by selling baskets। कहते हैं साल भर में $100, एक सप्ताह में कम से कम अधिकतर मैक्सिमम $2, और वो भी हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करके कमा पाते थे। मतलब थोड़ी सी इनकम कमाने में भी उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कैसे? सेलिंग बास्केट्स को बेच करके, टू पीपल टू पुअर टू बाय देम, उन लोगों के बीच में जो पहले से गरीब थे। अर्थात जो पुअर लोग थे, उन्हीं पुअर लोगों के बीच में उस प्रकार की चीज़ों को बेच करके उनको अपना जीविकोपार्जन करना पड़ता था, अपने आप को अपने लवलीवुड का माध्यम खोजना पड़ता था, सर्वाइव करना पड़ता था। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसी कारण से लिटिल चिल्ड्रेन डिसेंड्स, वो छोटे बच्चे डिसेंड उतर आए थे, ऑन मी, मेरी तरफ, लाइक लोकस्ट, टिड्डों के रूप में। इसी कारण से इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब वो किसी व्यक्ति को देखते थे तो उसके पास इकट्ठे हो जाते थे कि शायद वो उनके हैंडमेड आर्टिकल्स को खरीद ले। तो यही कारण था कि वो मेरे पास टिड्डों के रूप में, लोकस्ट मीन्स टिड्डों के रूप में मेरे पास डिसेंड उतर आए थे, इकट्ठा हो गए थे, मुझे घेर लिया था। बिकॉज आई एम अमेरिकन, मैं अमेरिकन था। वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, उनकी नज़र में मैं एक प्रोमिसिंग मार्केट हो सकता था, उनके लिए एक लाभदायक बाज़ार हो सकता था, मैं उनके सामानों को अच्छी कीमत पर ख़रीद सकता था। यही सोच करके वो मेरे पास झुंड के रूप में आए। आगे बढ़ते हैं। आई बॉट 1 टीनी बास्केट फॉर एन आना, मैंने एक आना में वो एक बास्केट खरीद लिया, एक टोकरी मैंने सिर्फ एक आना में खरीद लिया। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, और थोड़े और अधिक मात्रा में मैंने एक और फ्रूट बास्केट खरीद लिया। अ ब्यूटीफुल वास्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, और अगले ₹1 में मैंने एक सुंदर वास्ट पेपर से बना हुआ, रद्दी पेपर से बने हुए एक सुंदर टोकरी खरीद ली। अ लवली सेविंग बास्केट फॉर ₹1, और थोड़ा और ₹1 खर्च करके मैंने एक सीविंग बास्केट, हाथ से बुनी हुई बास्केट भी खरीद लिया। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 पीसेस, और कहते हैं कि 1 या 2 पैसे और खर्च करके मैंने कुछ पंखों को भी खरीद लिया। माई आर्म्स वे फिल्ड, अब मेरे आर्म्स भरे हुए थे, मेरा पूरा हाथ, मेरी पूरी बाँह भर गई थी। एंड आई हैड स्पेंड नॉट 50 सेंट्स, और मैंने 50 सेंट्स से अधिक खर्च नहीं किया था, 50 सेंट से अधिक खर्च नहीं किया था, उतने में मेरे पूरा हाथ भर गए, जो मैंने, मेरे हाथ सामानों से भर गए थे। द चिल्ड्रेन ड्रेस्ड प्रेस्ड इन शाउटिंग देयर वायर्स, बच्चे अपने सामान को बेचते हुए प्रेस्ड कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे बास्केट को प्लीज़ आप खरीद लीजिए, इन डिफरेंट टोन, इन डिफरेंट लैंग्वेज। ओनली आई वॉज फीलिंग देयर डिज़ायर्स, नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर वर्ड्स। कहते हैं आई वॉज अ प्रिजनर, मैं कैदी की तरह हो गया था, कम्प्लीटली सराउंडेड, पूर्ण रूप से घिर गया था। इतना सामान मैंने खरीद लिया था ओनली 30 सेंट्स में कि मैं एक प्रिजनर की तरह हो गया था, एक कैदी की तरह हो गया था। मेरे पूरे हाथ, दोनों हाथ भर गए थे, और अनेबल टू मूव, चलने में असमर्थ फील कर रहा था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर, वह बहुत ही एक डिलीजेंट, एक साधारण, एक समझदार एग्रेसिव वेंडर लड़की
सामान बेचने वाली लड़की वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 साल की छोटी सी बच्ची राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे दाहिने तरफ खड़ी थी। वह एक 9 साल की एग्रेसिव वेंडर जो कि शी वॉज मोस्ट डिलीजेंट, वो 9 साल की बच्ची, एक सुंदर बच्ची मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास एक सुंदर सा बास्केट था, हैंडल लगा हुआ था। एंड शी वांटेड ₹1.50, और वह इसके लिए ₹1 और आधे अर्थात ₹1.50 चाहती थी। फॉर इट अबाउट 30 सेंट्स, या कम से कम 30 सेंट्स मीन्स ₹1.50 या ₹1.30 चाहती थी। ₹1.50 उस समय 30 सेंट्स ही था, वो इतना चाहती थी उस बास्केट के लिए। शी वॉज एन अर्निस्ट प्लीडर, वह अर्निस्ट प्लीडर प्रकार की थी, अर्थात वह एक प्रकार से मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं उनके बास्केट को प्लीज़ खरीद लूँ। देयर वेर टीयर्स इन हर आइज़, उसकी आँखों में आंसू थे, उसकी आँखों में आंसू थे। जब वो मेरे सामने खड़ी थी, मैंने उसको देखा तो मैंने उसको फील किया, बिकॉज मैंने सोचा कि शी इज़ रियली इन वेरी पुअर कंडीशन, हर कंडीशन वाज नॉट सो गुड। शी हैड worn torn clothes and her eyes were wet with tears, her cheeks were wet with tears, really she was very poor, I felt so। फिर क्या होता है, माई आर्म्स वेयर फुल्ड ऑलरेडी, कहते हैं कि देयर वेर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। और शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, शी प्लीडेड, वह प्लीड कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, एंड बेग्ड इन टोन्स, और एक विचित्र प्रकार की आवाज़ में मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी। वुड ब्रिंग माई हार्ट, दैट वुड ब्रिंग माई हार्ट, जिसने मेरे हार्ट को झकझोर दिया। अर्थात जिस तरह से वो मुझसे बास्केट खरीदने की रिक्वेस्ट कर रही थी, उससे मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ, मुझे बहुत उस पर दया आ गई। माई आर्म्स वेर फिल्ड, क्योंकि मेरे हाथ पहले से भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं थी। लेट अलोन एनी नीड, थोड़े से भी किसी भी चीज़ के लिए भी। फॉर अनदर बास्केट, किसी अन्य बास्केट। मैं चूँकि पहले से बहुत सारा सामान खरीद चुका था, अब मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं थी मैं कोई और अन्य प्रकार की बास्केट या हैंडमेड आर्टिकल्स खरीद सकूं। तो बैलेंसिंग माई बास्केट्स, अपने बास्केट को बैलेंस करते हुए, एंड फैंस, और फैंस को ऑन माई लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट आर्म की तरफ, अपने बाएं भुजा की तरफ बाएं हाथ से सामानों को एडजस्ट करते हुए, आई रीच्ड इनटू माई पॉकेट, कहते हैं राइट कोट पॉकेट, मैं अपने राइट कोट ऑफ पॉकेट, मैं अपने कोट के दाहिनी जेब के पास अपना हाथ ले जाता हूँ। एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, एक मुट्ठी भर चेंज निकालता हूँ। परहैप्स 50 सेंट्स इन ऑल, लगभग वो 50 सेंट्स रहे होंगे, 15 सेंट्स रहे होंगे, 15 सेंट्स रहे होंगे। विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, जिसको मैंने उसकी टोकरी में रख दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो कि मेरे पास बहुत ही दयनीय स्थिति में खड़ी थी और उस टोकरी को मेरे सामने फैलाए हुए थी, और उसी टोकरी में मैंने उस चेंज को रख दिया। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट, कहते हैं आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैंने यह बताने की कोशिश किया कि मैं बास्केट नहीं खरीद सकता हूँ। बट एक्सटेंडेड द ग्रेचुइटी एज अ सब्सटीट्यूट, लेकिन मैं आपको विकल्प के तौर पर, आपको चैरिटी के तौर पर ये दान दे रहा हूँ। मतलब मैं आपकी बास्केट खरीद नहीं सकता हूँ, लेकिन आपकी कंडीशन ठीक नहीं है। आई वॉन्ट टू हेल्प यू एंड दैट्स वाई आई एम गिविंग यू द हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके बास्केट को खरीद नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं आपको ये मुट्ठी भर सिक्के दे रहा हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, तभी मुझे अचानक फील हुआ कि मैंने कोई अपराध कर लिया है। ऑफेंस, मैंने कोई अपराध कर लिया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रेस एंड
इन द स्टारवेशन, ये जो लड़की है पुराने कपड़े पहने हुए, फटे कपड़े पहने हुए है, एंड एज ऑफ स्टारवेशन, और भूखमरी की कगार पर है। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठुड्डी, अपना चेहरा ऊपर किया, चिन, उसने अपना चेहरा ऊपर किया, और रीच्ड इनटू द बास्केट, बास्केट के पास तक अपने हाथ ले गई, विथ ऑल द प्राइड, पूरे गर्व से, एंड ग्रेसियसनेस, और पूरी गंभीरता से, ऑफ अ लेडी, एक महिला की तरह, हैंडेड द मनी बैक टू मी, और उसने वह पूरा पैसा मुझे वापस कर दिया। जब मैंने उसको हेल्प करना चाहा, एक मुट्ठी भर कॉइन्स, लगभग मैं 15 सेंट्स रहा होगा, मैंने उसके बास्केट में रख दिया, बिकॉज आई हैड नो रूम टू बाय द बास्केट्स, बट आई वांटेड टू हेल्प हर, एंड दैट वाई एज अ ग्रेचुइटी ऑफ फंड आई गेव हर द little money, but she did not accept it. As soon as I gave the money, I felt that I have done some mistakes. She raised her chin, उसने अपनी ठुड्डी उठाई, अपना चेहरा उठाया, मेरी तरफ देखा, और पूरे पूरे प्राइड होकर के, ऐसा सीरियस होकर के, ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी की तरह वो उन पैसों को उठा करके मुझे वापस कर दिया। There was only one things I could do. अब मैं सिर्फ एक ही चीज़ था जो कर सकता था। I bought the basket because I wanted to help her anyhow. That's why I had only one option to buy the baskets. If I want to help her, I will only buy the baskets. Then she will accept the money. I knew that. मुझे यह मालूम चला कि मैं उसकी हेल्प तभी कर सकता हूँ जब मैं उसकी बास्केट खरीद लूँगा, क्योंकि वो बिना मेरे बास्केट खरीदे पैसे को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तब मैंने क्या किया? आई बॉट द बास्केट, मैंने बास्केट खरीद लिया। और शी विप्ड हर आइज़, उसने अपने आंसू पोछे, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की तरफ चली गई जहाँ पर उन्होंने अपना घर बनाया था, और हेडेड फॉर सम ग्रास हट, जो कि कुछ घास की बनी हुई झोपड़ी थी, छत थी, एंड वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और शायद उस रात उन लोगों के पास, कहते हैं शायद उस रात उन लोगों के पास 30 सेंट्स रहा होगा, मतलब उनके पास कुछ था नहीं। आज चूँकि उन्होंने मदद की है, इसलिए अब उनके पास 30 सेंट्स आज की रात में हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज